नमस्कार, मेरा नाम है मोहित चौबे और आप देख रहे हैं नॉलेज ब्रूक। नॉलेज ब्रूक में हम चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के कोर्स में आज चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का 14वां लेक्चर लेने वाले हैं और इसमें हम पर्सनालिटी थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, मतलब कितने प्रकार की व्यक्तित्व सिद्धांतों को प्रकार के आधार पर किस प्रकार अलग अलग थ्योरीज के सिद्धांतों के रूप में बांटा गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये मेरी प्रोफाइल है, आप एक नज़र यहाँ देख सकते हैं। चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी वीडियोस यहाँ पे मैं आपको शेयर करता हूँ उनकी सभी के PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्राप्त होते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यूट्यूब की बात करें तो आप सब्सक्राइब करेंगे अगर, तो जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा उसकी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। तो बिल्कुल आप टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों को सब्सक्राइब कर लें। देखें कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पर्सनालिटीज़ कितने प्रकार की होती हैं, आमतौर पर हम अपने जीवन में किस प्रकार व्यक्तित्वों का आकलन करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम जानेंगे कि प्रकारों के आधार पर हम पर्सनालिटीज़ को किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं, जिनके ऊपर काम कुछ महत्वपूर्ण जो कि वैज्ञानिक या फिर मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने किया है। सबसे पहले हम हिपोक्रेट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो कि एक मेडिकल साइंस में काम करने वाले एक कहा जाता है कि जो डॉक्टर्स हैं हिपोक्रेट्स की शपथ लेते हैं, मतलब मेडिकल साइंस में इनने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया है। इनने किस प्रकार बाइल के आधार पे, मतलब जो पित्तरस है उसके आधार पे पर्सनालिटीज़ को डिवाइड किया। उसके बाद कार्ल यंग जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की बात करते हैं, मतलब बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व की बात करते हैं, इनके बारे में जानेंगे। फिर सेल्डन पर्सनालिटी थ्योरी, सेल्डन ने अपनी एक पर्सनालिटी थ्योरी दी। फिर क्रिस्टमर ने एक पर्सनालिटी थ्योरी दी। फिर सेल्डन और क्रिस्टमर की पर्सनालिटी थ्योरी को हम कंपेयर करके देखेंगे। फिर फ्रेडमैन और रोजमैन ने अंत में एक और महत्वपूर्ण थ्योरी दी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले पर्सनालिटी क्या है। वह हमारे लक्षण जो कि हमारे सोचने, महसूस करने या व्यवहार करने के रूप में प्रदर्शित होते हैं, वह पर्सनालिटी है, वह व्यक्तित्व है। मतलब किस प्रकार से व्यक्ति सोचता है, किस प्रकार से महसूस करता है, या किस प्रकार का बिहेवियर, किस प्रकार का व्यवहार करता है, वह उसका व्यक्तित्व है। अब आमतौर पे हम जो व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक लाइफ में देखते हैं कि कई लोग जो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं तो उनको हम एग्रेसिव पर्सनालिटी, जो लोग बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बिहेवियर रखते हैं, तो ऐसे प्रतिस्पर्धात्मक पर्सनालिटी वालों को हम कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटी या प्रतिस्पर्धात्मक व्यक्तित्व में गिन सकते हैं। फिर इम्पेशेंट, ऐसे लोग जिनमें सब्र की कमी होती है, उनको ऐसा लगता है कि जल्दी उनका काम हो जाए तो जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, परिस्थितियों को नहीं समझते, तो हम उनको इम्पेशेंट पर्सनालिटीज़ में रख सकते हैं। अचीवमेंट ओरिएंटेड, कुछ लोग जीवन में बहुत सारी चीज़ें अर्जित करना चाहते हैं, उनका लक्ष्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में वो अर्जित करते चलें, तो अचीवमेंट ओरिएंटेड। फिर वर्क वेस्ट, कुछ लोग अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, कामों में उलझाए रखना चाहते हैं, तो ऐसी पर्सनालिटीज़ को हम वर्क वेस्ट पर्सनालिटीज़ कहते हैं। कुछ लोग अपने काम के तनाव में ही डूबे रहते हैं, उनको हम स्ट्रेस्ड पर्सनालिटीज़ कह सकते हैं। चलिए, इसके बाद हिपोक्रेट्स ने मुख्य रूप से बाइल, मतलब जो आपका पित्त है, उसके आधार पर व्यक्ति के जो व्यक्तित्व हैं उनको समझाया है। सबसे पहले येलो बाइल, जिसको इन्हें कोलरिक नाम से संबोधित किया। ये कहते हैं कि यह लोग इमोशनली कमज़ोर होते हैं, मतलब भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं और बहुत जल्दी आसानी से लुभाए जा सकते हैं। फिर बात करेंगे हम मेलनकोलिक की। तो मेलनकोलिक जो है ब्लैक बाइल या काले पित्तरस के बारे में बात करता है। तो ये इमोशनली एंड बॉडीली वीक, कहते हैं कि ये भावनात्मक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और पेसिमिस्ट होते हैं, मतलब निराशावादी होते हैं। ब्लैक है तो लगभग हम नेगेटिव बात ही करेंगे। काले को अधिकांश नकारात्मकता के लिए प्रदर्शित करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर फेलिग्मेटिक ब्लू वाइल वाले लोग, नीले वाइल, नीले पित्तरस वाले, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे नीले कलर को थोड़ा सा सकारात्मक बोला। एबल टू कंट्रोल हिज इमोशन, अपनी भावनाओं को थामने का, उन पे ऊपर कंट्रोल रखने का इनके अंदर क्षमता होती है। बॉडीली वीक, शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। लेज़ी टाइप, आलसी होते हैं और हमेशा खुश रहने का प्रयास करते हैं। उसके बाद सैंग्विन, जो कि रेड वाइल की बात करते हैं, लाल पित्तरस की बात करते हैं। ये बॉडीली स्ट्रॉन्ग, शारीरिक रूप से ऊर्जावान और मजबूत होते हैं। कंट्रोल टाइप, माना जाता है कि ये अपने शरीर पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल, काफ़ी अच्छा नियंत्रण रखते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशावादी होते हैं। तो ब्लैक बाइल ही है जो मुख्य रूप से, मतलब येलो बाइल और ब्लैक बाइल थोड़ा सा नकारात्मक है। उसके बाद ब्लू बाइल और रेड बाइल थोड़ा सा पॉजिटिव है। चलिए, इसके बाद हम कार्ल यंग के एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, मतलब बहिर्मुखी और अंतर्मुखी प्रतिभा की बात। तो कार्ल यंग ने व्यक्तित्व को बहिर्मुखी, मतलब जो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बाहर तक लाकर और लोगों के बीच में साझा करते हैं, काफ़ी एक्टिव होते हैं, ऐसे लोगों की बात की। और कुछ लोग जो शांत रहते हैं, अपने में ही मस्त रहते हैं, ऐसे अंतर्मुखी लोगों की भी बात की है।
तो एक्सट्रोवर्ट्स पर्सनालिटी की बात करें तो टॉक आउट लाउड टू सॉर्ट आउट देयर आइडियाज़, मतलब जो भी विचार उनके दिमाग में आते हैं उनको तुरंत वो अपने दिमाग से बाहर निकाल के लोगों के बीच में शेयर कर देते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स की बात कर रहे हैं, बहिर्मुखियों की बात कर रहे हैं। कम्युनिकेट फ्रीली विद एनीवन अबाउट देमसेल्फ, उनके विषय में, वो अपने विषय में जो भी उनके बारे में बातें हैं किसी के साथ भी आराम से शेयर कर लेते हैं। वही हम इंट्रोवर्ट्स की बात करें, अंतर्मुखियों की बात करें तो ये कुछ भी बोलने के पहले तो सोचते ही हैं, साथ ही हर बात अपनों जो उनके विषय में है सबके साथ शेयर नहीं करते और उन्हीं के साथ वह अपनी बातें साझा करते हैं जिनके ऊपर उन्हें विश्वास हो। फिर से हम बहिर्मुखियों की बात करें, ये भीड़ में रहना पसंद करते हैं, जबकि जो ये अंतर्मुखी हैं ये भीड़ में रहने की बजाय भीड़ के पीछे चलना पसंद करते हैं। हम बहिर्मुखियों की बात करें, प्रेफर कम्युनिकेशन ऑन द फ़ोन और इन पर्सन, यह व्यक्तियों से, लोगों से या तो फ़ोन पे भी कन्वर्सेशन करने में कंफर्टेबल रहते हैं और पर्सन टू पर्सन कन्वर्सेशन में भी कंफर्टेबल रहते हैं। वहीं अंतर्मुखी लोगों की बात करें तो ये सिर्फ रिटर्न में या फिर किसी प्रकार से जो लिखित संवाद है उसमें काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। उसके अलावा यूजुअली जो हम बहिर्मुखी की बात करें तो यूजुअली प्रेफर गेटिंग इनपुट फ्रॉम एज मैनी एज पॉसिबल, मतलब जितने ज़्यादा लोगों के ये संपर्क में आके उनसे उनकी रुझान ले सकें ये उसमें कंफर्टेबल रहते हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस। हम अंतर्मुखी की बात करें तो ये मतलब सीधे आमने सामने बातचीत करना ज़्यादा पसंद करते हैं और 1 to 1 पर्सन से बातचीत करना पसंद करते हैं। यह ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते। यही और कुछ फैक्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि जैसे जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, मतलब बहिर्मुखी हैं, वह काफ़ी उत्तेजित या एक्टिव रहते हैं, काफ़ी हृदय से काम करते हैं, काफ़ी वेरीफाइड वे में या सत्यापित तरीके से काम करते हैं, बाहर के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की, बाहर की दुनिया में जीने का प्रयास करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उसके बाद स्पीक एज दे थिंक, जैसे ही सोचते हैं तुरंत बोल देते हैं और सामाजिक होते हैं। वहीं अंतर्मुखी लोगों के बारे में कहा गया है कि ये रिफ्लेक्टिव होते हैं, मतलब जो भी इनसे कहा जाए सिर्फ उसकी प्रतिक्रिया देते हैं, ये कुछ शांत रहने का प्रयास करते हैं, सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं। ये अंतर उनके शरीर के अंदर, उनके दिमाग के अंदर, विचारों के अंदर जो चल रहा है उसमें व्यस्त रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये हर चीज़ को बहुत मेज़र करके, बहुत नाप तौल के यूज़ करते हैं या बोलते हैं। ये पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं और अकेलेपन में या सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं। तो ये था बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में। चलिए कार्ल यंग के बाद हम पढ़ते हैं सेल्डन पर्सनालिटी थ्योरी। सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस प्रकार समझाया? इनने मुख्य रूप से शरीर की संरचना के आधार पर व्यक्तियों को 3 प्रकार से विभाजित किया: एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ वो लोग हैं जिनका शरीर काफ़ी फूला हुआ है, हम पियर सेफ कह सकते हैं, मोटा शरीर कह सकते हैं, गुदगुदे शरीर के लोगों को हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। फिर आती है मेसोमॉर्फ जो कि काफ़ी मस्कुलर शरीर होते हैं, जैसे कि बॉडी बिल्डर्स के शरीर होते हैं। उसके बाद आता है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ बिल्कुल दुबला पतला सिकुड़ा शरीर, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा मांस ना हो, हड्डियाँ ही हड्डियाँ हों, दुबले पतले शरीर की बात करते हैं। आगे बात करें तो हम एंडोमॉर्फ की बात करें तो ये काफ़ी आराम में रहना पसंद करते हैं, काफ़ी सामाजिक होते हैं, काफ़ी सहनशील होते हैं। ये अपने जो भी रहने की जगह है जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे उसको आरामदायक और शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं और उस माहौल को आरामदायक और शांतिपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। वहीं मेसोमॉर्फ की बात करें, क्योंकि ये शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट हैं तो एक्टिव रहते हैं, ये मुखर रहते हैं, हर काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं, हर चीज़ को करने के लिए काफ़ी जोरदार इनकी पर्सनालिटी होती है और काफ़ी जुझारू होते हैं ये। उसके बाद हम एक्टोमॉर्फ की बात करें, क्योंकि ये दुबले पतले हैं तो शांत रहना पसंद करेंगे, ये संयमित रहना पसंद करेंगे, ये काफ़ी नाजुक होते हैं, गैर मुखर होते हैं, ये हर चीज़ को करने के लिए तत्पर भी नहीं होते और काफ़ी संयम से रहना पसंद करते हैं और काफ़ी संवेदनशील भी होते हैं। चलिए आगे हम बात करें कि क्रिस्टमर ने क्लासीफाई किया, तो क्रिस्टमर का वर्गीकरण देखें तो इनने पिकनिक, एथेंटिक और एस्थेटिक, तो इन्हें 3 तरीके से, तो पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेटिक, इन्हें 3 तरीके से शरीर को विभाजित किया। सबसे पहले पिकनिक टाइप की बॉडी टाइप की बात करें तो मुख्य कैरेक्टर्स जो इसके पिकनिक टाइप की बॉडी में होते हैं, मोटा शरीर होता है, उसके बाद इनके शरीर में जो मांस है वो हड्डियों से ज़्यादा होता है। इनके हम पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, व्यक्तित्व लक्षणों की बात करें तो सोशल एंड हेल्पिंग टू अदर्स, मतलब जो पिकनिक स्वभाव के लोग हैं वह लोगों की मदद करना ज़्यादा पसंद करते हैं और सामाजिक होते हैं। एथलेटिक टाइप के व्यक्तित्वों की बात करें तो एथलेटिक्स, जैसे हम उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि एथलेटिक्स जो भी व्यक्ति एथलीट होता है वह काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी एक्टिव या हेल्दी एक्टिविटीज़ करता है, खेलता कूदता है, तो ये हेल्दी होंगे। इनके मसल्स और हड्डियों, मतलब मांस और हड्डियों के बीच में काफ़ी अच्छा बैलेंस होगा और काफ़ी अच्छा इनका डेवलपमेंट भी होगा। अब क्योंकि ये
एथलेटिक हैं या एथलेटिक्स से जुड़े हुए शब्द से मिलते जुलता है, तो इनमें एनर्जी काफ़ी होगी। ये काफ़ी सकारात्मक होंगे और परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट करना सीखेंगे, जैसे कि एक खिलाड़ी खेल के मैदान में परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन लाता है। फिर एस्थेनिक, तो ये जो एस्थेनिक हैं ये दुबले होंगे। एंड लीन टॉल नो मसल ओनली बोन्स, सिर्फ दुबले पतले होंगे, लंबे होंगे, मसल्स ज़्यादा नहीं होंगी, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ होंगी। ये अनसोशिएबल होंगे क्योंकि दुबले पतले लोग आमतौर पे, क्योंकि सामाजिक कई बार उनको वंचना का शिकार भी करना पड़ता है, लोगों के कमेंट भी सहने पड़ते हैं, तो हल्का सा सोसाइटी से दूर रहेंगे, अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे, शर्मीला महसूस करेंगे और पैसिमिस्ट मतलब निराशावादी होंगे। चलिए अब हम हल्का सा एक कंपैरिजन देख लें। खैर ये कंपैरिजन काफ़ी मिलते जुलते जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे देखे गए हैं, 2 फैक्टर्स सेल्डन और क्रिस्टमर के बीच में। तो एस्थेनिक और एक्टोमॉर्फ, इन दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सिमिलर देखे गए। इन दोनों में ही बॉडी पतली होती है, दुबली पतली होती है, चेस्ट जो सीना है वह धंसा हुआ होता है, काफ़ी लंबाई होती है इनमें, और इनका वेट लंबाई से कुछ कम होता है, मतलब लंबाई की तुलना में इनका वजन कम होता है। उसके बाद एथलेटिक और मीजोमॉर्फ, तो मस्कुलर बॉडी होती है, काफ़ी एक्टिव होते हैं, ये इनके शोल्डर्स कंधे काफ़ी चौड़े होते हैं, इनका जो सीना है काफ़ी डेवलप्ड होता है और शरीर काफ़ी मजबूत होता है। पिकनिक और एंडोमॉर्फ की बात करें तो काफ़ी मोटा गोल राउंड सा इनका फिगर होता है, काफ़ी गोलमोल लोग होते हैं ये, इनको हम फैटी भी कह सकते हैं। लार्ज हेड, चेहरा काफ़ी बड़ा होता है, गर्दन काफ़ी भारी होती है और इनका फेस उन्हीं सब मतलब आकृतियों की वजह से हल्का सा रूट दिखता है। उसके बाद डिस्प्लास्टिक एक प्रकार बताया गया है क्रिस्टमर के क्लासिफिकेशन में। एबनॉर्मल बॉडीज़ इनमें देखी जाती हैं और इसी वजह से एबनॉर्मल बॉडीज़ में एबनॉर्मल बॉडी बिल्डिंग भी दिखी जाती है। तो यह था क्रिस्टमर और सेल्डन के क्लासिफिकेशन का सिमिलैरिटीज़ जिसको हमने डिस्कस किया। अब एक आखिरी फ्रेडमैन एंड रोजनमैन ने पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया है। तो इनने 4 तरीके से व्यक्तित्वों को बांटा, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी। टाइप ई वाले व्यक्तित्व को इनने कहा है कि सीम्स टू पॉजेज हाई मोटिवेशन, इनमें काफ़ी ज़्यादा जो मोटिवेशन है, काफ़ी किसी काम को करने की स्वेच्छा है काफ़ी ज़्यादा होती है। लैक पेशेंस, जो संयम है काफ़ी कम होता है। फील शॉर्ट ऑफ टाइम, हमेशा इनको लगता है कि इनके पास समय का अभाव है। इन ग्रेट हरी, अब क्योंकि समय का अभाव महसूस करेंगे तो हर काम को जल्दी करने का भी प्रयास करेंगे। फील लाइक ऑलवेज बर्डन्ड विद वर्क, हमेशा इनको महसूस होगा कि यह किसी प्रकार के काम में काफ़ी दबे हुए हैं। तो इस प्रकार से इनको हाइपरटेंशन मतलब सिरदर्द और अनिंद्रा की ये शिकार हो जाते हैं और इनको फिर कोरोनरी हार्ट डिसीज़ मतलब जो भी हृदय से संबंधित बीमारियां हैं वह भी हो सकती हैं। अब हम टाइप बी की बात करें तो बी प्रकार के लोग जो कि ए में पाए गए लक्षण हैं वो इनमें नहीं होते, मतलब ये ज़्यादा मोटिवेटेड भी नहीं होते, इनमें पेशेंस होता है, इनके पास समय एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है, बहुत ज़्यादा समय के अभाव में ये नहीं ग्रसित रहते, ये कभी भी जल्दबाजी में नहीं रहते और ये कभी भी वर्डन्ड फील नहीं करते। उसके बाद टाइप सी, मतलब ये काफ़ी आरामदायक, बी टाइप के लोग काफ़ी आरामदायक लोग हैं, इनको जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं हैं, शायद इनको इसीलिए कुछ और ज़्यादा नहीं लिखा गया है और कोई बीमारियों भी, क्योंकि काफ़ी खुश मिजाज माहौल में ये रहने का प्रयास करते हैं और अपने पास बना के रखते हैं। फिर हम टाइप सी की बात करेंगे तो कोऑपरेटिव, सहयोगी होते हैं। अनएसर्टिव, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा असर्ट नहीं करते। पेटेंस मतलब बहुत ज़्यादा संयम रखते हैं। उसके बाद सप्रेस देयर नेगेटिव इमोशंस, मतलब जो भी इनके नकारात्मक विचार हैं जैसे कि गुस्सा, उसको दबाने का प्रयास करते हैं और हमेशा इनको अपनी अथॉरिटी से कंप्लेन रहती है। मतलब ये लोग काफ़ी कोऑपरेट करके चलते हैं, इसी कोऑपरेशन की वजह से यह अपने गुस्से को वो क्या बोलते हैं कम या फिर ऐसे किसी इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं जो इन्हें बाहर नहीं निकालना चाहिए। और क्योंकि ये कोऑपरेट करते हैं तो हमेशा कोऑपरेट तभी नहीं किया जाता कि जब आप सहमत हैं, कई बार असहमति की वजह से भी कोऑपरेट करते हैं ये, इसलिए इनको कंप्लेंट्स भी रहती हैं। तो ऐसे लोगों को कैंसर की शिकायत होती है और ऐसे हम इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी फर्म में किसी ऑफिस में काम करता है तो वह अपने साथियों के साथ कोऑपरेट तो करता है, लेकिन कई बार उसे अपने साथियों के साथ, अपने बॉस के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम टाइप डी की बात करें तो प्रॉन टू डिप्रेशन, मतलब ऐसे लोग जो जीवन में लगभग हर चीज़ से असंतुष्ट रहते हैं, उनको जो भी चाहिए वो प्राप्त नहीं होता और वो अपने जो विचार हैं या अपनी इच्छाओं हैं उनके दमन की वजह से डिप्रेस फील करते हैं। तो यह था टाइप्स के आधार पे, प्रकार के आधार पे व्यक्तित्व का विभाजन अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से किया। इसके बाद हम ट्रेड या लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन भी देखेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो देखते रहिए हमारे साथ और नॉलेज ग्रुप में बने रहिए और PDF डाउनलोड करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।